प्यारे बच्चों, अब हम अपनी क्षितिज भाग 2 पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के पाठ 12 यशपाल द्वारा लिखित लखनवी अंदाज का अध्ययन करें। लखनवी अंदाज एक व्यंग है। पाठ प्रारंभ करने से पहले एक परिचय यशपाल के बारे में। यशपाल का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता आदि। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, तेरी मेरी उसकी बात, ये इनके अन्य उपन्यास है। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता इनकी रचनागत विशेषता है। इनकी भाषा अत्यंत सरल, सहज, पात्रानुकूल तथा भावाभिव्यक्ति में समर्थ है। उनकी शैली वर्णनात्मक, संवाद प्रधान तथा प्रभावपूर्ण है। भावों के प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। लखनवी अंदाज नामक प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ऐसे नवाब को अपना वर्ण विषय बनाया है जो लेखक के समक्ष अपनी नवाबी का प्रदर्शन करते हुए खीरे की फांकों को खाने की जगह सूंघ कर रसा स्वादन करता है और सूंघते हुए ही खीरे की एक एक फांक को खिड़की से बाहर फेंकता जाता है। ऐसा करके वह डकार लेकर वह तृप्त होने का नाटक करता है। उसके इस व्यवहार से लेखक सोचता है कि यदि बिना खाए ही उदरपूर्ति की जा सकती है तो बिना विचार, घटना और पात्रों की भी नई कहानी लिखी जा सकती है। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली जीने का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। लखनवी अंदाज पाठ प्रारंभ होता है। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन। मुफस्सिल का तात्पर्य है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थानों में घूमने वाली ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जड़ा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के सफ़ेद पोश अर्थात भद्र सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। अर्थात लेखक अपनी मितव्ययी प्रवृत्ति के कारण सेकंड क्लास में यात्रा नहीं करना चाह रहे थे।
फिर भी यह सोचकर कि भीड़ से भी बच जाएगा, वह कहानी के संबंध में अपनी कहानी के बारे में भी सोच सकेंगे और प्राकृतिक दृश्य खिड़की से देखने का मौका भी मिल जाएगा। अतः उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया। गाड़ी छूट रही थी। भागकर सेकंड क्लास के डिब्बे में लेखक चढ़ गए। लेखक को अनुमान था कि डिब्बा खाली होगा, लेकिन उन्होंने देखा कि एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी अंदाज में एक सफ़ेद पोश सज्जन पालथी मारे बैठे थे, जिनके सामने तौलिए पर 2 चिकने खीरे रखे हुए थे। लेखक का अचानक से आ जाना नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा। नवाब साहब ने लेखक के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई और न लेखक ने ही परिचय करने का प्रयास किया। लेखक ने उनकी तरफ से आंखें चुरा ली। इस तरह हमने पढ़ा कि लेखक ने अपनी नई कहानी के कथ्य के बारे में एकांत में सोचने तथा प्राकृतिक दृश्य को निहारने के अनुमान से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा। वह डिब्बे में चढ़ गए, परंतु आशा के अनुसार डिब्बा निर्जन नहीं था। उसमें नवाब साहब बैठे हुए थे। नवाब साहब ने लेखक से संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया। लेखक भी स्वाभिमानी थे। उन्होंने भी उनके सामने बैठकर और आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। धन्यवाद।